तो भैया हर इंसान के अंदर एक मिनी काफ्का, एक छोटा काफ्का छुपा हुआ है। काफ्का भले इस दुनिया में नहीं रहे हैं बट वो अपना अंश ज़रूर छोड़ गए हैं, फिलॉसफी का अंश। और हम वही समझने की कोशिश करेंगे आज कि इस पिथी वर्ल्ड में, पिथी मतलब हार्श ट्रुथ, कड़वा सच, डार्क दुनिया में किस तरीके से तुम अपने को रिलेट कर सकते हो काफ्का से। मैं कौन हूँ? मेरे चैनल का नाम देसी फिलोसफर है बट आई एम नॉट अ क्वालिफाइड फिलोसफी ग्रेजुएट। आई एम एन आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन, आर्किटेक्ट हूँ मैं। तो शौक है आर्टिकुलेशन का, तो आर्टिकुलेट करते हैं। अभी क्या है, सीन सिंपल सा है, न्यू ईयर आने वाला है। न्यू ईयर से पहले हमारा गोल था 10,000 सब्सक्राइबर्स हम कवर कर लें। अगर आप उसमें मदद करवा सकते हैं तो बहुत आपका धन्यवाद। ये तार खींच रहा है, ज़रा थोड़ा सा सेट कर लें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद होगा 10,000 अगर हो जाए, क्योंकि और लोगों तक लेक्चर पहुंचते हैं। लाइक आप करते रहें, एल्गोरिथम को पता लगता रहता है। अब हम आते हैं काफ्का के लेक्चर के ऊपर। अगर ये लेक्चर पे मेरे को अच्छे इंगेजमेंट मिलता है, मुझे लगता है लोग इंगेज कर रहे हैं, लाइक्स हैं, कमेंट्स हैं, लोग देख रहे हैं इसको अच्छे से, रिटेंशन अच्छी है, ऑडियंस रिटेंशन, तो फिर मैं उसकी साइकोलॉजी के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। कैसे फिलॉसफी आपको साइकोलॉजिकल सिम्टम्स देने शुरू कर देती है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लेंगे। अब हम यहाँ पे मेरे नोट्स हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा शुरू करते हैं काफ्का के ऊपर कि भैया काफ्का का एक सिंपल सा सीन था। उन्होंने अपनी एक छोटी दुनिया बना ली, जो कि हम उनकी किताबों में भी देखेंगे। उनकी किताबें हम पढ़ेंगे, मेटामॉर्फोसिस से भी शुरू करेंगे। अगेन सब्जेक्ट टू इंगेजमेंट, कैसा सब्सक्रिप्शन रेट है। मेटामॉर्फोसिस से शुरू करेंगे हम लोग काफ्का को। उसके बाद हम लोग द ट्रायल अमेरिका, उन सब के ऊपर किताबों के ऊपर जाएंगे। तो उसमें तुम एक चीज नोटिस करोगे कि उनकी हर किताब के अंदर ना उन्होंने एक अपनी दुनिया पेंट करी हुई है। जैसे कैनवस होता है ना, बॉब रॉस स्टाइल। बॉब रॉस, जो बॉब रॉस को जानते होंगे, बॉब रॉस कहते हैं लेट्स पेंट अ लिटिल ट्री, लेट्स पेंट अ लिटिल माउंटेन, या हमारा कैनवस, हम यहाँ पे जो पेंट करना चाहे कर सकते हैं। ऐसे ही काफ्का ने राइटिंग के थ्रू अपनी एक छोटी सी दुनिया बना ली थी, और उस दुनिया में वो हर चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करते थे जो चीज दुनिया में गलत हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं एक लूप के बारे में। और वो लूप क्या है, काफ्का इसके बारे में, लूप से हम लोग काफ्का इस पे जाएंगे, बट हम लोग लूप के बारे में बात करने वाले हैं। काफ्का ने एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत प्रोमिनेंट सवाल उठाया एग्जिस्टेंशलिज्म में। अस्तित्ववाद जो होता है ना, अस्तित्व मतलब तुम समझ लो कि ये ऐसा दर्शन है, ऐसी फिलॉसफी है जिसमें तुम अपने अस्तित्व के ऊपर, अपने एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल उठाते हो। मैं क्यों हूं, किस लिए हूं, क्या कर रहा हूं, क्या करूंगा, और मरने के बाद क्या होगा, मौत के बाद क्या होता है। मतलब ऑल इन नटशेल मेरा यहाँ पे गोल क्या है। अब क्या है कि बाकी राइटर्स में, बाकी एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर्स में तुम देखोगे, बीट कीरकेगार्ड हो गए, नीचा हो गए, कामू हो गए, हाइडेगर हो गए, फिर तुम्हारे साख्त हो गए, जॉन पॉल साख्त, इन लोगों में तुम ये देखोगे, मिशेल फोको भी हो गए, थोड़ा बहुत ये इन्होंने लिखा हुआ है। बट इन लोगों में तुम एक चीज नोटिस करोगे कि ये ऐसे सफरिंग समझा रहे हैं, एग्जिस्टेंशियल एंग्स्ट बाद में बात करेंगे, एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटी समझा रहे हैं कि जो एंग्जाइटी आती है एग्जिस्टेंशियलिज्म की वजह से, एग्जिस्टेंस की वजह से, फियर ऑफ डेथ की वजह से, उसका एक सोल्यूशन दे रहे हैं। एग्जिस्टेंशियलिज्म इन अ नटशेल क्या होता है? एग्जिस्टेंशियलिज्म होता है वेपन्स टू फाइट एग्जिस्टेंशियल ट्रॉमा, या वेपन्स टू फाइट एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। जो होता है ना कि अरे भाई क्यों है हम यहाँ पे, किस लिए हैं, एक बार तो हमारी मौत भी हो जाए, मर जाएंगे एक दिन, सब आया, शुरू हुआ, खत्म हो जाएगा, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस शुरू हो जाता है। नाइलिज्म इज पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। ठीक है, अब क्या है कि इन्होंने, हम लोग एक जिस्ट जानने का कोशिश करेंगे, जो कि एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी का जिस्ट है कि एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी कैसे शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है। सबसे पहले हमने नाइलिज्म के वीडियोस में भी, नाइलिज्म के मेरे वीडियोस बने हुए, उस पर जाके तुम देख सकते हो, एग्जिस्टेंशियल प्लेलिस्ट है, उसको पूरा एक बार देख लेना। ब्रेकिंग ऑफ बिलीफ सिस्टम्स होता है, ब्रेकिंग ऑफ बिलीफ सिस्टम्स के बाद तुम्हारे एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आता है, उसके बाद तुम रीइवैल्यूएट करते हो अपने सिनेरियो को, और फिर आता है तुम्हारा एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म इज नथिंग बट फाइंडिंग टूल्स टू कॉम्बैट एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस चल रहा है, तुम्हारी इंसान की फटके चारों रखी है, अब तुम उसमें टूल्स और वेपन्स ढूंढ रहे हो, उसको मैं प्रोटेक्ट कैसे करूं। फॉर एग्जांपल स्टोइसिज्म, मार्कस ऑरेलियस वगैरह ने जो स्टोइसिज्म पे काम किया, स्टोइसिज्म इज एन एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी इन अ नटशेल, बिकॉज वो टूल्स हैं तुम्हारी डेली लाइफ में तुमको समझाने के लिए किस तरीके से एक इंसान परफॉर्म कर सकता है अपनी जिंदगी में।
अब क्या है, सिंपल सी भाषा में यह है कि मार्कस ऑरेलियस की जिंदगी में बहुत परेशानी आई, बहुत उन्होंने दुख दर्द पीड़ा देखा। भले ही वो एक एम्परर थे, भले ही वो एक साम्राज्य चलाते थे, बट स्टिल उन्होंने अपने लेवल पे सफरिंग देखी, क्योंकि कहा जाता है ना कि हर इंसान की सफरिंग अपने लेवल पे सफरिंग होती है। तुम किसी की सफरिंग को कम नहीं बोल सकते, किसी की सफरिंग को ज्यादा नहीं बोल सकते, किसी की सफरिंग को सही नहीं बोल सकते, किसी की सफरिंग को गलत नहीं बोल सकते। जैसे मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ, एक इंसान जो बहुत शराब पीता है, शराबी है, दारू पीता है, तुम बोलोगे दारू पीना गलत है, दारू पीता रहता है, तुम्हें नहीं पता, क्या पता उसका बच्चा मर गया हो, क्या पता उसकी नौकरी चली गई हो, क्या पता उसको नौकरी नहीं मिल रही हो। इसके बारे में बात करेंगे कि नौकरी क्यों नहीं मिलती, किस लिए नहीं मिलती, तुम्हारा ब्यूरोक्रेटिक कंडीशंस, काफ्का जिसके बारे में काफ्का बात करते हैं, है ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए यहाँ पे जरा मेरे साथ लेक्चर में बने रहना, इसके बाद हम लोग किताबें भी कवर करेंगे। बट काफ्का की अगर तुम किताबें देखोगे या काफ्का के बारे में तुम समझने की कोशिश करोगे, उनकी फिलॉसफी में एक चीज दिखेगी कि बाकी फिलोसफर्स को पढ़ोगे, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल मिलती है, रोशनी है सुरंग के आखिर में, एक रोशनी तुमको दिख रही है। काफ्का की कहानियां शुरू होती है सफरिंग से, एंड होती है और बदतर सफरिंग से, ठीक है। अब हम उसके बारे में बात करेंगे, सफरिंग कह सकता है कि नहीं, क्योंकि सफरिंग एक मौत वाली सफरिंग पे एंड होती है, वो भी जो भी प्रोटैगनिस्ट, जो मेन हीरो या मेन कैरेक्टर जो होता है उस पूरी कहानी का, पूरी स्टोरी का। अब काफ्का ने कुछ इस तरीके से अपनी कहानियां लिखी हैं कि तुम्हारी जैसे एक मुश्किल सिचुएशन में जिंदगी शुरू हुई, ट्रायल, अचानक से एक इंसान उठता है, देखता है कि भाई सब कुछ मेरे को पकड़ लिया गया है, क्यों पकड़ा है, किस लिए पकड़ा है, कुछ नहीं पता। तुम्हारा ये उठता है, ग्रेगोर सैम्सा सुबह उठता है, देखता है मैं कॉकरोच हूं, मैं एक वर्मिन हूं जिसको कोई पसंद नहीं करता। एक हंगर आर्टिस्ट में एक है जो अपने को सफरिंग में गुजार रहा है, भाई एक केज के अंदर लोगों को एंटरटेन करने के लिए सफरिंग में हंगर स्ट्राइक पे गया हुआ है, दिखाने के लिए एक सर्कस का जो तुम्हारा अजूबा है। और एंड और बुरी होती है, मौत से होती है और एक्सट्रीम सफरिंग से होती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वो नहीं देना चाहता, स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता, बट इन तीनों प्लॉट्स में, इन तीनों किताबों में बहुत बुरी तरीके से सफरिंग और एंड होता है सफरिंग का, ठीक है। इन्हीं जैसे ये राइटर हो गए, फिर फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की हो गए, ये लोग हो गए। फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की के ऊपर भी हमें एक लेक्चर बनाना है जो कि चल रहा है, उसके बाद उनकी भी किताबें डिसाइफर करने की कोशिश करेंगे। अभी तो नीचे की चल रही है, बट लेट्स सी कैसा रहता है। आगे बढ़ते हुए तो इनकी हमने ये देख लिया कि भाई एंडिंग होती है, बहुत बुरी एंड होती है। और इसमें एक चीज ये थी कि द सिचुएशन कीप्स गेटिंग वर्स। अब जैसे एक सिंपल डेली लाइफ सिचुएशन में तुम्हें देता हूँ, डेली लाइफ सिचुएशन है, मेरे साथ ही होता है, मेरे को ना टेंशन क्रिएट होने लग जाती है जो भी काम होता है, बैंक का काम है या कोई चीज़, कोई अचानक से जो मेरा बिजनेस है उसमें कोई काम आ गया, तो एक दिमाग में ना एक तलवार सी लटकी रहती, करना है यार, करना है यार, करना है, वो चीज़ है, उसको पूरा करना है, उसको ख़त्म करना है। वो चीज़ हट जाती है तो लगता है यार, ऐसा लगता है अंदर में कि वो चीज़, वो टास्क में अगर निपटा दूँ ना तो फिर अच्छा लगे। जैसे आपके पिताजी, आपकी माता ने बोला ज़रा बैंक जाके स्टेटमेंट निकाल लेना, या बैंक जाके ये कर लेना, वो कर लेना। अब तुम पासबुक लेके गए हो, उसके ऊपर स्टेटमेंट छपवाने, तुमको जब तक तुम जाते नहीं तुम्हारे दिमाग में एक टेंशन बनी रहती है, यार जाना है, बैंक जाना है, स्टेटमेंट निकलवानी है, स्टेटमेंट छपवानी है, बैंक जाना है। तुम्हें लगता है जब वो काम हो जाएगा मैं आराम करूंगा, एवरीथिंग इज डन, सब कुछ सही लगेगा, ऐसा लगेगा कि भाई वो काम हो गया, इतना बड़ा काम हो गया, मेरे को शांति मिल रही है। लेकिन तुम भैया गए, बैंक गए, तुमने करवाया, जो कि इतनी आसानी से एक बार में नहीं होता ही, तुमने करवाया, फिर कोई और नई प्रॉब्लम आ गई, कोई और नई सिचुएशन अराइज हो गई। तो इन शॉर्ट चीज़ें चलती रहेंगी, देयर इज नो एंड, इट्स अ लूप। जब तक तुम मर नहीं जाते काम तो चलते रहेंगे, इसी में जीना सीखो, बीच में जो आती है ना चीज़ें उसी में खुश रहना सीखो। अगेन दूसरे फिलोसफर्स क्या कह रहे हैं कि भाई एक खुशी है, हैप्पी एंडिंग है। जैसे नीचे ने कहा, ऊबरमेंश का कॉन्सेप्ट देके गए, हैप्पी एंडिंग है। इटर्नल रेकरेंस का कॉन्सेप्ट देके गए कि इटर्नल रेकरेंस है, वो जो लेक्चर है उसके ऊपर देख लेना क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ इटर्नल रेकरेंस। बट शॉर्ट में समझा देता हूँ कि एक डीमन अगर आपको आके बोलता है कि तुमको यही जिंदगी जैसी है एज इट इज, इटर्निटी तक जीनी होगी, बार बार मरोगे, वापस यही जिंदगी जो है सेम टू सेम, सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ वही कपड़े, वही जूते, वही बच्चे, वही बीवी, वही स्कूल, वही हस्बैंड, सब कुछ वैसे ही रहेगा, तो तुम क्या करोगे? उस डीमन को, जो डीमन में आके, जिस डीमन ने आके तुम्हें बताया, उसको गलियाओगे कि यार मेरे को तो जिंदगी नहीं जीनी, या उसको थैंक यू करोगे और अब जो तुम्हारी जिंदगी बची है उसको बेटर काटोगे, जितना बेस्ट हो सके उतना बेस्ट बनाओगे, जिससे ये खुशियां वापस जीने को मिले। ठीक है, तो ये लोग कह रहे हैं भाई है एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ अच्छा है, कुछ ना कुछ तुमको कंफर्टिंग है। स्टार्ट हुआ सफरिंग से, एंड में तुम्हारी खुशी आई।
इन्होंने क्या किया है, काफका ने क्या किया है, सफरिंग और बुरी एंडिंग हर जगह है, हर जगह है, और एंड मौत तो है ही जो बुरी एंडिंग है। बीच में तुम सैंडविच करो, खुशियों को बीच में फिट करने की कोशिश करो। जैसे उनके लिए राइटिंग थी, मैं राइटिंग कर रहा हूँ भाई, थोड़ी बहुत लिख लेते हैं भाई, हम थोड़ा सा ये लिख लिया, थोड़ा सा वो लिख लिया, उसी में हमारी खुशी है, उसी में मेरी खुशी है। तो काफका का सिंपल सा ये सीन था कि सैंडविच हैप्पीनेस इन बिटवीन दोज डार्क फेजेस। उसके बाद काफका जो थे साइकोलॉजिकल लेवल पे जाए तो उनकी फिलॉसफी बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मैनिफेस्ट कर रही थी, जो कि मैनिफेस्टो चेयर ज़रा चुभ रही है हमारे पीछे, हम कुछ कर नहीं सकते, तो बैठ गए हैं। तो उनकी मैनिफेस्ट कर गई फिलॉसफी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में, जिसको बोल सकते हैं एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर्स ने बोलते आए हैं एग्जिस्टेंशियल एंग्स्ट, a kind of anxiety created by existence, by the questions of existence। मेरा क्या होगा, मेरा मरने के बाद क्या होगा, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, है ना। अगर मैं इसकी बेसिक सी एक डेफिनेशन दे दूँ तो एग्जिस्टेंशियल एंग्स मतलब होता है एन एंग्जाइटी ऑल अबाउट आवर एग्जिस्टेंस इन लाइफ, एंड इट इन्वॉल्व्स एंग्स अबाउट बिग इश्यूज सच एज लाइफ्स मीनिंग, फ्रीडम एंड आर इनएविटेबल डेथ। की डेथ इज इनएविटेबल, द ओनली, जैसे बोलते हैं ना कहावत है, द ओनली कांस्टेंट इज चेंज। समझने की कोशिश करो, इसके ऊपर बहुत तगड़ा फिलोसफिकल लेक्चर बन सकता है। बट द ओनली थिंग, जब तुम पैदा होते ही अपनी माँ के कोख से निकलते हो, माँ की कोख में अंदर एम्ब्रॉयो के फॉर्म में होते हो, तो द ओनली थिंग इज इनएविटेबल। तुम सब कुछ से बच सकते हो, सब चीज़ों से बच सकते हो, अपने बॉस से बच सकते हो, अपने प्रिंसिपल, अपने टीचर, अपने एक्स से बच सकते हो, अपने टॉक्सिक रिलेशन से बच सकते हो, लेकिन एक ही चीज़ से नहीं बच सकते, वो है बहुत इंपॉर्टेंट, डेथ। कैन नॉट एस्केप डेथ। मौत से तुम भाग नहीं सकते, वो तो है, लेकिन हम कैसे ट्रीट करते हैं, जैसे मौत तो अरे इसकी हो सकती है, मेरी कभी नहीं होगी। एक ऐसी फीलिंग आती है ना, मेरी कभी नहीं होगी, जब तक तुम्हारे सबसे क्लोजली गार्डेड, मतलब तुम्हारे सबसे पास किसी इंसान की मौत ना हो जाए, तब तुम्हें रियलाइज होता है कि मौत कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और सबकी लाइफ में आती है ना। अब क्या है, एक और चीज हम लोग ये ले सकते हैं, एक और कॉन्सेप्ट ये ले सकते हैं। मैं बहुत हिल रहा हूं, मुझे पता है, क्योंकि सीट इज वेरी अनकंफर्टेबल, बट सिंपली सफरिंग ज्यादा बुरी है डेथ से। सोचो क्यों, एक बार ये सवाल खुद से पूछो कि सफरिंग, जाने दे बुलेट वालों को, जाने दे, खुशी इनकी खुशी है बुलेट चलाने में, गोलियां बरसाने में, रोड बरसाने, जो खुशी। सफरिंग जो है मौत से बुरी है। मौत इज वन स्ट्राइक, वन स्ट्रोक, गए, खत्म, सफरिंग एंड, मर गए, मौत आ गई। कहते हैं ना भाई, इतना बुरी हालत में जी रहा है, ब्रेन डेड है, या चल फिर नहीं पा रहा, बेड रिडन है, बूढ़े लोगों को लिए बोलते हैं ना, जो अपने मोहल्लों में कभी बूढ़े बुढ़ाओ लोग होते हैं, चल बचते हैं, तो बोलते हैं बहुत तकलीफ में भी थे, बहुत, जो अपने बिस्तर पे ही सब कुछ कर रहे थे, है ना, तो बोलते हैं तो सफरिंग एवर लास्टिंग है ना। तुम्हारे प्रेजेंट सिनेरियो में इट्स एवर लास्टिंग, इट्स नेवर एंडिंग। मौत इज वन स्ट्राइक, मौत आई, खत्म। मौत अब क्या है कि अगर हम यहां पे पढ़ ले, सो सफरिंग इज द मेन ट्रबल मेकर टू बी फियरफुल ऑफ, नॉट डेथ। डर किससे होना चाहिए, सफरिंग से होना चाहिए। बेहतर किसको बनाओ, सफरिंग को। डेथ से भाग के क्या करोगे, लोग बोल रहे हैं एंटी एजिंग चीजें बना रहे हैं, ठीक है। ब्रायन जॉनसन करके, ब्रायन जॉनसन ही है ना उसका, कौन है वो, एक मिलियनेयर है, आई डोंट नो, एक बार तुम चेक करना। हाँ, ब्रायन जॉनसन है, ब्रायन जॉनसन है वो, एक जो चीज चला रहा है तुम्हारी, एंटरप्रेन्योर है वैसे तो ये, बट ही इज डूइंग इट। उसका डायरी ऑफ ए सीईओ में भी एक पॉडकास्ट है जो एंटी एजिंग चीजें कर रहा है, पीछे डेथ से भागने की कोशिश, मौत से घबराहट। अरे सफरिंग को बेटर बनाओ ना, जो सफरिंग चल रही है जिंदगी में। अब मैं ये कमेंट नहीं करूंगा कि उसकी लाइफ कितनी सफरिंग में नहीं है, दैट इज अप टू यू टू जज एंड दैट इज अप टू हिम टू जज। मैंने बस इतना कहा कि भाई डोंट अवॉइड डेथ, विच इज इनएविटेबल, उसको अवॉइड मत करो। जैसे मुझे याद है, मैं यहाँ पे पॉलिटिकली बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे बहुत फैक्चुअली बहुत इनकरेक्ट होऊंगा, बट मुझे याद है बहुत पुराने एक वीडियो में दूसरे किसी चैनल पे मैं स्टिंग पी रहा था, स्टिंग पीते हुए मैंने डाला, तो किसी ने वहाँ पे आके मुझसे बहस करनी शुरू करी कि स्टिंग तो ये होता है, यू आर स्प्रेडिंग द रॉन्ग मैसेज, ऐसे ऐसे वैसे ऐसे। तो मेरा सिंपल आंसर था कि आई एम नॉट ट्राइंग टू स्प्रेड एनी मैसेज, मैं ये नहीं कह रहा आप पियो, बल्कि मैं वीडियो में बोल भी रहा हूँ डिस्क्लेमर में, आप मत पीजिए, मैं पी रहा हूँ, मुझे इसमें खुशी मिलती है। रैदर अपने को काट के, बचा के, रोक के, ये भी नहीं खाना, वो भी नहीं पीना, 70-80 साल की टेंशन में काट के जिंदगी कोई फायदा नहीं। रैदर मेरे को एक ऐसी जिंदगी पसंद है जिसमें मैं 40 साल तक भी जीऊँ, लेकिन
जो पेलना था, जो खाना पीना था, जो मजे मौज मस्ती काटनी थी काटा। मतलब ये नहीं कि भाई एक्सीड कर दी अपनी लिमिट्स की, सिगरेट फूक रहे हैं फूकते रहो सिगरेट। अगेन दिस इज अ मॉरल क्वेश्चन। सिगरेट बिक रही है, सिगरेट बिक रही है, सामने वाले के लिए सिगरेट पी रहे, भाई मेरे को कैंसर होगा, मेरे को होने दो ना यार, तुम्हें क्या टेंशन हो रही है, उसका हो रहा है। लेकिन मॉरल क्वेश्चन अगेन आता है, तुम तो मर जाओगे, तुम्हारे पीछे जो तुम 10 लोग छोड़ जाओगे उनका क्या होगा, तुम्हारी बीवी बच्चे। यार मेरे बीवी बच्चों का ठेका मैंने थोड़ी लिया हुआ है। नहीं, क्यों नहीं लिया हुआ है तुमने ठेका, तुमने पैदा किया है। तुम्हारा बच्चा कोई अपनी मर्जी से पैदा थोड़ी हुआ है, तुमने उसको पैदा किया है। मॉरल क्वेश्चंस, क्या सही है क्या गलत है। इसलिए एथिक्स इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए बड़े बड़े फिलोसफर्स ने एथिक्स और मोरालिटी में अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी। तो इसका कोई ओपन एंडेड क्वेश्चन सही है, इसका कोई वन स्टॉप सोल्यूशन नहीं है। क्या सही है क्या मैं स्टिंग पी रहा हूं सही है क्या, मेरा ये कहना कि भाई मैं 40 साल तक जीऊंगा, मस्त मौज मस्ती काटूंगा, क्या ये सही था, क्या ये गलत था, किस हद तक सही था, किस हद तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस हद तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सिंपली अब अगर हम कहें कि भाई काफका को क्या एग्जिस्टेंशियल ड्रेड हो रहा था, एग्जिस्टेंशियल एंग्स्ट हो रहा था, तो काफका को क्या था सिंपली कि वो अपनी फ्रीडम नहीं परफॉर्म कर पा रहे। ये फैक्ट तुम ये सोचो ना, अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम चाहो, तुम नौकरी कर रहे हो, तुम परेशान हो नौकरी में, तुम अगर चाहो साइड हसल बना के इतना पैसा कमा सकते हो कि तुम लॉस एंजलिस के बीच पे, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ के पास किसी बीच पे बैठ के नारियल पानी चूस रहे हो सकते हो, और साइड में तुम्हारा धंधा चल रहा है, लेकिन तुम नहीं करना चाहते, हम नहीं करना चाहते। वी नो दैट आवर फ्रीडम एग्जिस्ट बट वी डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन इट। हम उसको खींच के अपने पास लाना नहीं चाहते। सिंपल। फिलॉसफी पढ़ने का मेरा ये फायदा हुआ है कि मैंने ये चीज रियलाइज करी कि मेरी फ्रीडम एग्जिस्ट कर रही है मेरे चारों तरफ, मैं उसको नहीं पकड़ना चाह रहा। मैं बैरियर फ्री हूं, कहीं ना कहीं मैं फ्री हूं, फाइनेंशियली फ्री हूं, मेंटली फ्री हूं। मैं जो करना, लेक्चर बनाना चाहूँ लेक्चर बना रहा हूँ, मैं बिजनेस में काम करना चाहूँ तो बिजनेस कर रहा हूँ, आर्किटेक्ट हूँ बिजनेस कर रहा हूँ। कि मैंने रियलाइज किया काफका के साथ क्या हुआ, मैं अपनी पसंद की औरतों के साथ शादी नहीं कर पा रहा, जबकि वो शादी करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनके बाप उनको बहुत गली आते थे। मैं अपने पसंद की नौकरी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने पसंद की चीजें नहीं कर पा रहा। मेरे फादर एक नंबर 1 है जो हर्डल है, और नंबर 2 ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल। ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल में आते हुए हम लोग आ जाते हैं काफकाएस्क पे। अब मैं कितनी तुमको डेफिनेशन दे दूं काफकाएस्क की, जो कि डिक्शनरी में भी है, बट उसको एक सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, जो मैं तुमको समझाता हूं अभी। तो मेरे फादर जब एक्सपायर हुए तो उनका डीमैट अकाउंट था। डीमैट होता है एक तरीके से सेविंग्स अकाउंट जैसे होता है, वैसे डीमैट होता है तुम्हारा डीमटेरियलाइज्ड एसेट्स, शायद फुल फॉर्म में देख लेना। डीमैट होता है तुम्हारे शेयर्स वेयर्स जो स्टॉक्स होते हैं, उसके कोई नॉलेज नहीं, उसके लिए होता है। अब पापा ने किसी को नॉमिनी बनाया हुआ नहीं था उसके अंदर, तो खत्म हुए। ठीक है भाई, बैंक गया मैं एक बार, तो बोलता है आपका इस इतने में होता, इतने के शेयर्स होते, 5, 6, 7 लाख कुछ होता, हम कर दिया होता। आपके थोड़े ज्यादा हैं, बताऊंगा नहीं भाई कितने ज्यादा है, बट ज्यादा है, तो आपको वारिसनामा सर्टिफिकेट, लीगल हेयर सर्टिफिकेट, ये वो बनाना पड़ेगा। हमने बोला ठीक है। एक बार गए, दूसरी बार गए हमने, क्योंकि क्लैरिटी नहीं मिल रही थी क्या है वारिसनामा। दूसरी बार गए तो उन्होंने दिखाया कि भाई ये होता है वारिसनामा सर्टिफिकेट, बैंक मैनेजर से मिले, बैंक मैनेजर ने बोला इससे मिलो, वो बोलता उससे मिलो, अभी वो नहीं है, ये नहीं है। दूसरी बार गए, ठीक है। तीसरी बार हम लोग गए, भैया जो अपना जो लोकल जो तहसील थी वहां गए, उन्होंने बोला नहीं आपकी तहसील पड़ती है यहाँ से 80 किलोमीटर दूर। मैं रहता हूँ नोएडा के इलाके में, नोएडा इतना डेवलप, लेकिन उसकी तहसील दादरी में पड़ती है 70-80 किलोमीटर दूर। इतना दूर गए, पेट्रोल टायर भी बीच में खराब हो गए गाड़ी का, क्योंकि गाड़ी पुरानी है, i10 स्पोर्ट्स पुरानी गाड़ी। वहाँ गए, बड़ा टायर वायर बदला, वो तो अच्छा है, सीखा हुआ है टायर कैसे बदलना है। मैं ड्राइवर टायर वायर बदला ड्राइवर के साथ मिलके। उसके बाद वहाँ पहुंचे तहसील पे, तो तहसील वहाँ पे बोला ऑफिस में देखो यार यहाँ पे आप क्या धक्के खाओगे, 4-5 बार आना पड़ेगा, आप भाई वो 2 नंबर का काम करवाओ, पैसे दो और काम करवा लो। ऑफिस में जो बैठा है इंसान, जिसको हम ब्यूरोक्रेट बोल सकते हैं, जो बैठा है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है थप्पा मारना, फॉर्म देके साइन करना, वो एक ठुल्ले का नंबर दे रहा है, एक एजेंट का नंबर दे रहा है। वो नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है कि हम नहीं कर सकते, आप इससे बात करो। ठीक है भाई, हमने पहले डिसाइड किया नहीं 1-2 बार आना होगा, आएंगे, लेकिन ये ऐसे इधर उधर से काम नहीं कराना। पता चला फर्जी कागज बना के दे दिया। एट द एंड ऑफ द डे 1 महीना निकल गया, 1.5 महीना निकल गया, कॉल करते करते काम लेट हो रहा था। हमने बोला ठीक है यार कराओ, निपटाओ। ये करवाया, 2-3 सिटिंग उस ठुल्ले के साथ लगी, एजेंट के साथ बहुत घुमाया, ऐसा होता है वैसा होता है ऐसा होता है, कागज के ऊपर बेसिक सा साइन उसने करके दे दिया, वारिसनामा सर्टिफिकेट। भाई लेके गया बैंक, खुशी खुशी की हो जाएगा काम। बैंक पहुंचे, दिया मैडम लीजिए, ठीक है। ICICI बैंक की बात बता रहा हूँ मैं। ये गए तो सारी उन्होंने नई नौजवान लड़कियां बिठा रखी हैं 22-23 साल की,
मेच्योरिटी भी नहीं है उस लेवल की। ये लीजिए, दिस इज नॉट वारस नहीं, ये लीगल एज सर्टिफिकेट नहीं है। लीगल एज तो ऐसा होता है। अरे भाई उस वक्त पूछा तो तुमने हाँ क्यों बोला? कह रहे हम तो बोल ही नहीं सकते, उन्होंने बोला होगा, इसने बोला होगा, उसने बोला होगा। तभी ये लोग 4 लोगों पे भेजते हैं जिससे कि एक दूसरे पे ब्लेम डालते रहे। फंस गया मैं। ये तो नहीं होता लीगल है। अब आप क्या करिए, जो कच्ची विल है उसको आप पक्की करवाइए सिविल कोर्ट से जाके। अब सिविल कोर्ट वो और आगे दादरी तहसील के इधर उधर। अब एट द एंड ऑफ द डे वो काम पेंडिंग ही रह गया, वो कंप्लीट ही नहीं हुआ। दैट इज अ टेंशन जो हमारे सर पे तलवार पे, मतलब तलवार पे बोल रहा हूँ, सर पे तलवार की तरह लटकी हुई है। यही होता है धक्के खाना, इसी को बोलते हैं काफ्काएस्क। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन है बिजार नाइटमेरिश सिचुएशंस वेयर देयर इज फ्रस्ट्रेशन, एंगर, surrealism and close to a negligent solution to a nightmarish authoritarian and bureaucratic control। जो मेरे साथ हुआ सरियल। भाई तुमने बोला, अब तुम मना कर रहे हो। अजीब कॉन्सेप्ट है यार, ये एकदम सरियल सिचुएशन है। ये मांग रहे हैं, सामने आदमी खड़ा है, सामने इंसान खड़ा है कि नहीं 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 आपका तो नहीं हो सकता, आप तो आपको तो प्रूफ देना होगा कि आप जिंदा हैं। अरे तुम्हारे सामने बैंक मैनेजर, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, और क्या प्रूफ दूं मैं जिंदा हूं? कागज प्रूफ कर सकता है मैं जिंदा हूं, या मैं खुद को प्रूफ कर सकता हूं जिंदा? अगेन मॉरल एंड एथिकल क्वेश्चन। नाइटमेरिश, नींद उड़ा देने वाला, तोते उड़ा देने वाला जो सिचुएशन होती है उसको उन्होंने कहा काफ्काएस्क। अब काफ्का कह रहे थे कि सोसाइटी, या काफ्का तुम इन जनरल भी समझो, उन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा कि इट इज सोसाइटी, ये ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल इसलिए बनाया गया जिससे कि सोसाइटी फंक्शन करे अच्छे से फंक्शन करे। बट ये डिसफंक्शनल बन गई है। जितना ज्यादा सिस्टम बड़ा होता जा रहा है, जितना ज्यादा सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड और टेक्नोलॉजिकल होता जा रहा है, उतना मुश्किल है। ऐसा नहीं है जो ब्यूरोक्रेट्स खुद बैठे हैं उनकी खुद की दिक्कत नहीं है। यूपीएससी निकालेंगे, आईएएस बनेंगे। भाई आईएएस को भी एक मंत्री की सुननी होती है, मंत्री को प्राइम मिनिस्टर की सुननी पड़ती है, प्राइम मिनिस्टर को यूएन की सुननी पड़ती है, यूएन को प्रेशर होता है पूरे वर्ल्ड का, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये एक लूप है, नेवर एंडिंग लूप है, कोई खुश नहीं है इस लूप में। अब यहां पे एग्जांपल ले लें कि भाई कैसे कैसे तुम ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल में परेशान रहते हो। चलो हम कहते हैं फायदा भी होता है ना। लोग कहेंगे कि भाई फायदा भी तो होता है, गवर्नमेंट या ब्यूरोक्रेट जो तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तो चलो फायदा लेते हैं। किसान है या एक गरीब है, बिलो पावर्टी लाइन, बीपीएल, उसने एक नई स्कीम निकली गवर्नमेंट की तरफ से कि मंथली कंपनसेशन, मंथली मॉनेटरी कुछ 2500 4,000 रुपए खाते में आपके जमा होंगे, लेकिन हर महीने उसके लिए आपको जाके वहां पे एक छोटा ऑफिस, नया ऑफिस बनाया नई स्कीम के लिए। लेट्स से बीपीएल सपोर्ट स्कीम, बिलो पावर्टी लाइन सपोर्ट स्कीम, बीपीएल-एसएस का ऑफिस बना दिया। वहां जाके भैया आपको लाइन में लगना है। नहीं जी ये लाओ, नहीं जी अंगूठे का ठीक से नहीं दिख रहा है, नहीं जी ऐसे लाइनें अंगूठे में बनी होनी चाहिए, ये नहीं है जी, वो नहीं है जी, आप तो घिस घिस के ये आपकी वाइफ है, नहीं जी ये तो बर्तन घिस घिस के, लोगों के घरों में बर्तन घिस घिस के इनके तो फिंगरप्रिंट्स मिट गई हैं, इनका तो कुछ नहीं हो सकता। आइए अगले महीने फिर आइए, अगले महीने फिर आइए। एक 3-4 हज़ार रुपए के लिए दौड़ा रही है तुम्हें गवर्नमेंट। जाल है, जंजाल है, लोग नहीं समझना चाहते। मजा आता है, कॉर्पोरेट नौकरी करेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, पेपर वर्क करते रहो। 4 दवाइयां रिम्बर्स होती हैं सरकार के द्वारा। सरकारी नौकरी के क्या बेनिफिट्स होते हैं? 4 दवाइयां रिम्बर्स होती हैं भैया। 4 साल में एक लैपटॉप मिल जाता है, 2.5 साल में एक मोबाइल फोन मिल जाता है। अरे भाई अबे तुम ये नहीं देख रहे कि तुम्हारा जो लाइफ लॉन्ग वो लोग वैल्यू, फिर उसका पेंशन मिलती है, अच्छी पेंशन। अरे तुम ये तो देखो तुम्हारा जो वक्त गया है, तुम्हारा दिमाग का जो उन्होंने गुड़ गोबर कर दिया है, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी इतनी लिए, तुम अगर उसको कहीं और निकालते तो 100 करोड़ का धंधा बना सकते थे, जिंदगी ऐश में काट सकते थे अगले 10 साल में। मेहनत तुम उसी के लिए कर रहे हो, ऐश की जिंदगी, लेकिन कुछ चंद जो चीज के टुकड़े होते हैं ना चूहों को फंसाने के लिए, वो चीज के टुकड़े छोड़ दिए गए हैं और चूहे फंस रहे हैं। क्या मिल रहा है? अरे भाई प्रमोशन मिल गया, हम तो जीएम हैं, हम तो जीजीएम बन गए हैं, ग्रुप जनरल मैनेजर बन गए हैं। भाई कुर्सी की इज्जत है, तुम्हारी इज्जत नहीं है, तुम मरोगे दूसरे दिन रिप्लेस्ड। रियलाइजेशन है ये है। इसके साथ ये लेक्चर खत्म करते हैं, वरना हमारा रैंट नहीं खत्म होगा। वीडियो चाहिए साइकोलॉजी ऑफ काफ्का, नीचे जाके कमेंट करना। दोस्तोयेव्स्की के ऊपर भी आने वाला है, कुछ किताबें रिकमेंडेशन मैंने नीचे दी हुई है, जाके तुम परचेज कर सकते हो। बहुत कुछ होने वाला है, देखते हैं अगर हम 10,000 हिट कर सकते हैं कि नहीं। वैसे तो नॉट पॉसिबल न्यू ईयर से पहले, बट वील ट्राई जितना पास पहुंच पाए। तो उसमें आप जरा थोड़ी मदद फरमा दे। तब तक के लिए हम निकलते हैं। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जरूरी है, कंटेंट आगे पहुंचाना है। तब तक के लिए हम भी कटते हैं, आप भी कटिए। चलो भैया लग जाओ वहां पर।